नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। यूक्रेन पर रूस के हमले को 11वां दिन गुजर गया है। कई शहरों पर रूस की घेराबंदी है और हमले चल रहे हैं। इन हमलों के बीच यूक्रेन और रूस के बीच बचाव की मध्यस्थता की कोशिशें जारी हैं। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1.25 घंटे फोन पे बात की है। इस बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने भी व्लादिमीर पुतिन से बात की और जानकारी के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति से लंबी बात हुई है पुतिन की। तुर्की से राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन उसकी शर्तें मान ले तभी वो युद्ध रोकेगा। नरसंहार रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया है, ऐसा पुतिन का कहना है। पुतिन ने मारियोपोल से आम लोगों को न निकल पाने का जिम्मेदार भी यूक्रेन को बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि अब पुतिन ऐतिहासिक शहर ओडेसा पर बमबारी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ब्लैक सी के किनारे है। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में 11,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस के 285 टैंक और 44 विमान भी तबाह हुए हैं। इस बीच अमेरिका ने यह कहा है कि उसे बहुत ही पुष्ट रिपोर्ट मिली है कि जिनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान युद्ध अपराध किए हैं, खासतौर पर नागरिकों को निशाना बनाकर। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जंग शुरू होने से अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ये बताया है कि रूस ने यूक्रेन के विनित्सा पर 8 मिसाइलों से हमला किया है, जिससे उसका हैविशोव्का एयरपोर्ट तबाह हो गया है। इस एयरपोर्ट पर हुए हमले को तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसमें नजर आ रहा है कि हर जगह पर आग लगी हुई है और आसमान में काला धुआं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो देशों से एक बार फिर ये मांग की है कि वो यूक्रेन के ऊपर रूस के विमानों के लिए नो फ्लाई जोन बनाएं। लेकिन नेटो ने अभी तक इस अपील को मानने से इनकार किया है, क्योंकि अगर वो नो फ्लाई जोन बनाता है, इसका मतलब ये होगा कि सीधे नेटो की सेनाएं रूस के सामने हैं और इससे युद्ध में और तेजी आएगी। रूस कह चुका है कि अगर नेटो में शामिल देश ऐसा करते हैं तो उन्हें भी रूस युद्ध में शामिल मानेगा, जिसका वो जवाब देगा और इसके लिए वही देश जिम्मेदार होंगे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने आग्रह को दोहराया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उन्हें लड़ाकू विमान दिया जाए ताकि वो अपने आप को रूसी हमलों से बचा सकें। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो हमें लगेगा कि आप भी हमें मार देना चाहते हैं। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर यूक्रेन को ये चेतावनी दी है कि देश के तौर पर उसका अस्तित्व संकट में है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने उसकी शर्तें न मानी तो यूक्रेन का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो शर्तें ये हैं कि पूरी तरह से यूक्रेन को डीमिलिटराइज किया जाए और इसके लिए यूक्रेन, उन्होंने कहा है कि खुद जिम्मेदार होगा। रूसी एयरलाइन एरोफ्लोट के फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ एक बैठक में पुतिन ने ये चेतावनी दी है। Дальше они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला चल रहा है और हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की जनता ने अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु शोम यूक्रेन के लवीव शहर में हैं, जहां पे लोग रूसी बमबारी से बचने के लिए कैमोफ्लाज नेट्स बना रहे हैं, यानी ऐसे नेट्स जो उन इमारतों और अहम ठिकानों के ऊपर डाल दिए जाएं जिन्हें बमबारी का खतरा है और आसमान से वहां ऐसा लगे जैसे वहां कुछ है ही नहीं या फिर जंगल है। ऐसे नेट्स बनाने के लिए यूक्रेन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लवीव में छात्रों ने अपने क्लासरूम को भी कैमोफ्लाज नेट फैक्ट्रियों में बदल दिया है, जहां आम लोग ऐसे नेट बनाने में जुटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर रूसी यहां पहुंचे तो सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। और यूक्रेन पर रूस के हमले से क्या वहां पे हालात हैं? बाद एक दिन बीतते जा रहे हैं। इस बीच रूस लगातार तेज हमले कर रहा है।
यूक्रेन इस बीच बाकी सारे देशों से मदद भी मांग रहा है। नेटो से उसे शायद नाउमीदी हाथ लगी है क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर किसी प्रकार की मदद नहीं की है। और तो और नो फ्लाई जोन की जो गुजारिश थी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, उसको भी उन्होंने नकार दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी कार्रवाई होगी जिसे रूस आमने सामने की लड़ाई मानेगा, मोर्चा खोलना सीधे सीधे उसके खिलाफ मानेगा पश्चिमी ताकतों का। ये वो नहीं चाहता है। यहाँ पर पोलैंड में जितने नागरिकों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि आज यूक्रेन है, लेकिन क्या कल पोलैंड होगा या फिर उसके आगे भी यूरोप में बढ़ेंगे राष्ट्रपति पुतिन? क्या वो चाहते हैं कि जैसे पहले सोवियत संघ था उसी प्रकार का वो अपने एक तरह से साम्राज्य जिसको कहें उसका विस्तार करें? ये कई सवाल हैं जो यहाँ लगातार लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, खासकर तब जब मैं गई यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर, वहाँ पर यूक्रेन से रिफ्यूजीज का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये सब कुछ हो रहा है और इस सब के बीच में फंसे कौन है? आम नागरिक फंसे हैं और कई हजार भारतीय छात्र जो कि पढ़ रहे थे यूक्रेन में, अधिकतर इनमें से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करते हैं, तो ये छात्र वहां फंस गए। ताज़ा जो एक यूक्रेन में हमारे दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी आई है वो ये कि जितने भी वहां पर भारतीय नागरिक हैं वो फौरन अपनी जानकारी साझा करें वहां पर दूतावास के साथ, ताकि एक साफ आइडिया हो कि आखिर कितने और भारतीय वहां पर बचे हुए हैं जिनको निकाला जाना है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर एक साथ हो रही हैं। ये लड़ाई जिस भी करवट बैठे ये इतिहास को बदलने का मादा रखती है। इतिहास में ये लड़ाई इसलिए जानी जाएगी कि इस लड़ाई के बाद उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, दुनिया में देशों के समीकरण, उनकी ताकत, ये सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा और किस तरह 2022 में इस तरह की लड़ाई एक हो सकती है और उसका पूरी दुनिया पर, भारत पर भी क्या असर पड़ेगा। भारत में भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि जब पूरी दुनिया पर पड़ेगा तो पूरी दुनिया आज की तारीख में सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है, हर प्रकार का सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है। न सिर्फ नागरिकों की जो कि वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनकी बात है, बल्कि उनकी भी बात है जो भारत में रहते हैं, उनके ऊपर भी महंगाई की मार पड़ेगी, हजार दूसरी तरह की चीज़ें जो असर होगा, एक जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो उन तक भी पहुंचेगा। तो ये पूरी दुनिया पर असर डालने वाला, एक रुख बदलने वाला ये वक्त है और ये लड़ाई है। और भारत के जो भी लोग वहां पर अभी भी बचे हुए हैं उनसे कहा गया है कि ऑपरेशन गंगा अब अपने आखिरी चरण में है। तो केंद्र सरकार ने ऐसे में कहा है कि जल्द से जल्द हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचे, जिससे उन्हें वहां से देश वापस लाया जा सके। यूक्रेन में फंसे हुए 2100 लोगों को आज भी भारत वापस लाया गया है। सरकार के मुताबिक अब तक 15,000 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। देखिए, जहाँ तक हंगरी का सवाल है, कल रात तक कुछ 5,280 के करीब बच्चे जो यूक्रेन से हमारे विद्यार्थी आए थे वो हंगरी के बुडापेस्ट के हवाई अड्डे से दोबारा चले गए। आज हम कोई 890 और बच्चों को भेजने का आज कार्यक्रम है। 5 फ्लाइट्स हैं और हमें ये उम्मीद है कि ये 6,200 बच्चे जब लौट आएंगे तो हंगेरियन पार्ट अब जो अभी तक जहां पे हमें जानकारी है उससे वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक ब्रेक के बाद श्रीनगर में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, 1 शख्स की मौत, 20 से ज्यादा घायल। तो श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में आज आतंकवादियों के एक ग्रेनेड हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। रविवार को इस बाजार में काफी भीड़ रहती है और उसी दौरान आतंकवादियों ने यहां ग्रेनेड से हमला किया। हमले में घायल हुए कुछ और लोगों को भी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें ये सारी घटना साफ नजर आ रही है। वो अभी स्पॉट पे पहुंच चुके हैं।